नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 19 अप्रैल 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यू डिस्कशन में। फ्रेंड्स, पता देखिए, जो मैंने आपको डेली टारगेट के लिए बताया था, तो कल कुछ टेक्निकल इशू के कारण सिस्टम पे अपलोड नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। आज से आपको डेली टारगेट मिल जाएगा और आप लोगों ने मैसेज भी किया बहुत सारे कि 6 बजे सुबह आपको टारगेट मिल जाए तो बेटर रहेगा। तो देखिए, मैंने कोशिश किया है कि आपको कल से आज का टारगेट मिलेगा डे 1। याद रखिएगा, आप डे 1 का टारगेट मिलेगा, जिसको हम अभी एनसीईआरटी से आपको कंप्लीट करवाना स्टार्ट किए हैं। एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी स्टार्ट जो हो रहा है वो पॉलिटी से हो रहा है, राइट। तो इतना मैं बता दे रहा हूँ, पॉलिटी से स्टार्ट हो रहा है। आगे का 2 से 3 महीने में मैं कोशिश करूँगा कि इस टाइम के दौरान, ठीक है, इस टाइम के दौरान आपको अपना एनसीईआरटी को स्टार्ट करना चाहिए और कुछ करना चाहिए जो हम उस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए हैं, ठीक है। उसको आपको देखने की ज़रूरत है। तो 2 से 3 महीने में आपको एफर्ट के साथ आपको अपनी एनसीईआरटी पे बेस बना लेना है। देखिए, जिसका एनसीईआरटी हो गया है तो वो एटलीस्ट यदि रिवीजन कर ले एनसीईआरटी का, क्योंकि कोई चीज़ें जो है ना, एक बार करने से काम नहीं चलता है, उसको बार बार आपको करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम, राइट। यूपीएससी को क्रैक करने का एक ही तरीका है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन। यदि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करने के लिए तैयार है तो यूपीएससी आपको वेलकम करने के लिए तैयार है। यदि आपको बोर्ड फील होता है रिवीजन करने में, तो यूपीएससी को भी बोर्ड फील होगा आपको सेलेक्ट करने में, ठीक है। ये याद करके कभी भी ध्यान में रखें, राइट। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं मेंटरशिप बारे में बता देता हूँ। हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो, आप यदि यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो हमारा पूरा एक्सपर्ट टीम है जो मेंटरशिप करता है, ठीक है। जो यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान हम आपको जीएस का पीटी प्लस मेंस दोनों का तैयारी करवाते हैं, साथ साथ ऐसे। इसके अंतर्गत आपके स्ट्रेटजी जो होता है वो इंडिविजुअल मेंटरशिप होता है, ठीक है। आपकी अपनी माइंडसेट के हिसाब से आपका क्या स्ट्रेंथ है, आपका क्या वीकनेस है, उसके अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटजी बनाया जाता है। देखिए, मैं यहाँ पे एक स्ट्रेटजी बना दूँ तो सभी के लिए फॉलो नहीं होगा। कोई हो सकता है कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई कॉलेज के साथ पढ़ाई कर रहा हो, तो सभी का अपना अपना शेड्यूल अलग होता है, तो वो सारी चीज़ें अलग रहेगा। उसके बाद है कम्प्रीहेंसिव तौर पे पीटी को तैयार किया जाता है अप्रोच के साथ, मेंस को अप्रोच के साथ प्रिपरेशन किया जाता है। आपको यहाँ पे वैल्यू एडिशन मटेरियल मिलेगा, जो वैल्यू एडिशन मटेरियल होता है, डेली का टारगेट मिलता है, शेड्यूल मिलता है, ठीक है। आंसर राइटिंग, ऐसे का आंसर राइटिंग, आपको जीएस का मेंस का आंसर राइटिंग, करंट अफेयर के थ्रू आंसर राइटिंग करवाना, जीएस को कवर कराना, और रेगुलर रूप से 1-to-1 मेंटरशिप करते हैं, ठीक है। 1-to-1 मेंटरशिप किया जाता है। यह है मेरे बारे में, आप देख सकते हैं, ठीक है। 5 ईयर का एक्सपीरियंस है हमें। मैं IAS बाबा DKS अकेडमी बहुत सारी जगह पे मैं अपना उसको दे चुका हूँ, ठीक है, एक्सपीरियंस है काम करने का। अब देखिए, आपको कांटेक्ट करना हो तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप इसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में, जहाँ पे हमें कंटेंट जो भी होता है फ्रीली कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं। अभी हम मैपिंग करवाना स्टार्ट किए हैं, तो ट्रिक के साथ मैं मैप वहाँ पे दे रहा हूँ, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, जहाँ से आपका मैपिंग सेक्शन में चाहता हूँ कि कंप्लीट हो जाए जल्द से जल्द। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं डिटेल में जानकारी लेने के लिए। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन का जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है थोक महंगाई दर जो है ना, वो 14.55% बढ़ चुकी है, ठीक है। 14.55% बढ़ चुका है। चलिए अब हम समझते हैं कि थोक महंगाई दर जो है वो क्या होता है। देखिए, थोक महंगाई जो दर है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट में WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI। यह जो होता है वो थोक मतलब व्यवसाय को क्या करने के लिए किया जाता है, बेचा जाता है। मान लीजिए कंपनी है, कंपनी ने पहला जो थोक विक्रेता होता है ना उसको बेचता है, तो वस्तुओं की कीमत में बदलाव को मापता है, कि जिस मतलब कि ये थोक मूल्यों में जो रेट ऊपर नीचे होती है वो इसको मापा जाता है, ठीक है। ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आप इसको याद करेंगे। यह भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले जो मुद्रास्फीति है उसके संकेतक में से एक है। एक होता है WPI, एक होता है CPI। हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसका आलोचना एक होता है कि ये जो जनता के पास ना, आम जनता के पास थोक जो रेट होता है उसमें थोड़ी ना मिलता है। अब मान लीजिए कोई चीज़ें आप खरीदने जाते हैं, अब थोक में यदि कोई बिस्किट है, 10 रुपये वाला बिस्किट 6 रुपये में मिलता है, मैं मान लेता हूँ 6 रुपये मिलता है, तो क्या लगता है राशन ला बगल। तो देखिए, जनता को कितना में मिलेगा? 10 रुपये में मिलेगा। यहाँ पे यदि 7 रुपये हो जाता है
या फिर 5 रुपये हो जाता, तो इसका लाभ तो जनता को नहीं मिलता है ना, तो इसलिए इसको आलोचना किया जाता है। उसके बाद 2017 में WPI का जो आधार वर्ष है उसको 4-5 से बदल कर 11-12 कर दिया गया है। 2011 और 12, जो पहले था 2004 और 2005। तो ये हमने देखा WPI के बारे में। CPI जो होता है यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये खुदरा जो खरीदार होता है, आप जैसे दुकान में जाते हैं सामान खरीदते हैं ना, तो वो जिस रेट पे मिलता है उसको जो मापा जाता है, ठीक है, मूल्यों का जो परिवर्तन होता है उसको हम बोलते हैं CPI। ये किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। यह वस्तु और सेवा दोनों को ही शामिल करता है। इनमें वस्तु एवं सेवा, जैसे आप देख सकते हैं भोजन, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि के कीमतों के अंतर को इसमें मापा जाता है। उसके बाद इसके अंतर्गत ये आता है कि भारतीय उपभोक्ता इसको उपयोग करने के लिए खरीदते हैं। उसके बाद बात इसने ना कुछ समूह में बांटा गया है इसको, ठीक है, ग्रुप में बांटा गया है। वो ग्रुप आप देख सकते हैं, उप जो समूह है वो है कि खाद्य पेय पदार्थ, ईंधन, प्रकाश, आवास, कपड़े, बिस्तर, जूते, ये सब शामिल है। ये सब अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी है। अब इसको ना 4 भागों में बांटा गया है। किसको? CPI को कैलकुलेट करने के लिए 4 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला, औद्योगिक श्रमिकों, ठीक है, के लिए CPI। औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI, उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो IW है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए तो IW है। उसके बाद है कृषि मजदूर के लिए CPI, तो एग्रीकल्चर लेबर तो AI लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद है ग्रामीण मजदूर के लिए तो रूरल लेबर्स, ठीक है, उसके बाद है के लिए CPI। उसके बाद है CPI संयुक्त रूप से ग्रामीण, शहरी और संयुक्त रूप से तीनों को मिला के है। अब इसमें बात किया जाता है कि पहला जो CPI है 3, औद्योगिक श्रमिक के लिए, कृषि के लिए, ठीक है, कृषि मजदूर के लिए और ग्रामीण मजदूर के लिए, इसको जारी किया जाता है श्रम रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो में, जो श्रम ब्यूरो है इसके द्वारा जारी किया जाता है। चौथा जो है, चौथा नंबर मतलब से जो संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, इसको जारी किया जाता है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। इसके अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन किया गया है, राइट। इसका जो CPI का जो आधार वर्ष है यह 2012 है। CPI का आधार वर्ष क्या है? 2012, राइट। हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आधार वर्ष को 2016 के साथ साथ औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोग मूल्य को सूचकांक मतलब कि नई श्रृंखला जारी किया गया है, ठीक है। तो ये उपभोग इसको आधार वर्ष में ना थोड़ा सा चेंजेस लेके किया गया है कैलकुलेट। पहले इसको कितना से किया जाता था? 12 से किया जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा 16 से किया गया है। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है वो ये निकल के आती है कि मौद्रिक नीति जो समीक्षा समिति है, ठीक है, मौद्रिक नीति समिति जो है इन्होंने मुद्रास्फीति ना 4 ± 2 रखा है। या तो बहुत अधिकतम 6 जा सकता है या न्यूनतम 2 जा सकता है। इसी दोनों के बीच में मुद्रास्फीति रहना चाहिए नियंत्रण के लिए, ठीक है। RBI क्या करती है? अप्रैल 2014 में CPI को मौद्रीकृत अपने प्रमुख उपक्रम के रूप में माना था, ठीक है। तो ये क्या करती है, यदि मान लीजिए मुद्रास्फीति ज़्यादा होगा तो क्या करेगी? अपना CRR, SLR, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, इसमें क्या करेगी? कमी लाएगी, कम करेगी। कम करने से क्या होगा? जनता के पास पैसा जाएगा और लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो महंगाई जो है वो बढ़ेगा। लेकिन यदि हमें महंगाई को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? महंगाई को कम करने के लिए ये रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, CRR, SLR को बढ़ाना पड़ेगा। महंगाई को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको बढ़ाना पड़ेगा। यदि महंगाई बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, बढ़ाना है तो हमें उसको घटाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें चलती है, रिवर्स चलता है। आप यदि महंगाई को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो मुद्रास्फीति का जो टूल है CRR, SLR, रेपो रेट, रिजर्व रेट, उसको घटाइए। यदि आप महंगाई को घटाना चाहते हैं तो इसको बढ़ाइए। ये उल्टा रिलेशन है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इससे संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था 2010 में। ये थोड़ा सा देखिए कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI केवल मासिक आधार पे उपलब्ध है, ठीक है। ये सही है, ये गलत है, ये बताएं। उसके बाद है औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तुलना में थोक मूल्य सूचकांक खाद्य वस्तुओं
को कम महत्व देता है। ये फिर से देखें, औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, की तुलना में थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है, खाद्य वस्तु के महत्व को क्या करता है, महत्व को कम करता है, ठीक है, तो कम महत्व देता है। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, दोनों में से कौन सा आंसर होगा? आप वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, फिर आप आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख सकते हैं। ऐसे में इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर होगा बी। ये जो है वो केवल मासिक रूप से ही नहीं जारी किया जाता है, या 3 माही पे भी जारी किया जाता है, 6 माह पे भी जारी किया जाता है, 1 ईयर पे भी जारी किया जाता है। तो देखिए ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट ये ना, यदि ये स्ट्रीम वर्ड यदि केवल दिख रहा है ना, तो सोचिए कि ये आंसर जो है ना वो 90% 80% गलत होने का चांस होता है, ठीक है। हर टर्म में गलत नहीं होता, ये भी ध्यान रखेंगे, लेकिन 80% चांस होता है कि गलत होगा। स्टेटमेंट में नंबर जो है ना 2, ये सही है, इसीलिए केवल 2 आंसर होगा, ठीक है, बी आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है जस्ट एक इन्फॉर्मेशन कि लेफ्टिनेंट जनरल जो है मनोज पांडे, ठीक है, ये अगले थल सेना के प्रमुख होंगे। ये बस जान लीजिए, आपके लिए इतना ही जाना जरूरी है और अंदर में जाने की ज़रूरत है नहीं। नरवणे जो है ना, नरवणे रिटायर हो रहे हैं, उनके जगह ये ले रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल, इसमें थोड़ा सा डाटा देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अक्टूबर 2021 में 0.06% था महंगाई दर। आज के डेट में मार्च 2022 में कितना हो गया है? 8.06%। ऐसे ये बढ़ा था जनवरी में, घटा है, कुछ तो घट रहा है, लेकिन महंगाई दर जो है ना वो चरम सीमा पे पहुंची हुई है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसका कारण क्या माना जा रहा है? कारण ये माना जा रहा है कि कच्चे तेल, आप यूक्रेन और रूस का जो अभी प्रॉब्लम चल रही है उसके वजह से कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, खनिज पदार्थ, इन सारे पे क्या हो रहा है, महंगाई का प्रभाव पड़ रहा है। अब मान लीजिए कि कच्चे तेल यदि महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा, तो वस्तुओं को ले जाने आने में जो परिवहन का जो खर्चा रहता है, ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा रहता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा क्या रहेगा? बढ़ जाएगा। जब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा तो इनपुट क्या हुआ? बढ़ गया। आप खर्चे तो बढ़ गया ना, तो आप किस में ऐड करोगे? किसी वस्तु के प्राइस में ऐड कर दिया जाता है, तो वस्तु का दाम भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही चुनौती है, इसलिए महंगाई दर को बढ़ता दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है। इस पेज के अंतर्गत बस एक ही चीज़ है कि आप भी लोग, बहुत ज़्यादा लोग स्टूडेंट हैं, आप ऑनलाइन तैयारी करते होंगे, खासकर यूपीएससी हमारा पूरा ऑनलाइन हो चुका है, और ये अच्छा साइन है। ये अच्छा साइन मानता हूँ, क्योंकि पहले क्या होता था कि हमारे पास साधन नहीं होता है तैयारी करने का, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती थी। लेकिन अब कुछ कम पैसे में और एक अच्छे डिसिप्लिन के तहत आप यदि पढ़ाई करते हैं तो ऑनलाइन आपके लिए अच्छा रिसोर्स है, ठीक है। ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ खेलकूद भी ज़रूरी है, ठीक है, बेहद ज़रूरी है। ये मोदी जी का कहना था। ये अच्छी बात है कि आपको ना खेल जो भी पसंद है आप 1 आवर 2 आवर्स को दे, ठीक है। कोई भी खेल पसंद है और वो भी ऐसा खेल खेले कि एक्टिविटी वाला। अब मोबाइल पे गेम खेलना चालू मत कर दे, तो वो तो आप ऑनलाइन हुए। आप ऐसा काम करें जिससे कि आपकी बॉडी एक्टिव हो, आपकी बॉडी से पसीना आए, बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक्टिविटी वाला चीज़ें कुछ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है। इस पेज के अंतर्गत ये आर्टिकल है कि कर्ज के महंगाई दर ना, ठीक है, बढ़ रही है। अब देखिए क्या हो रहा है कि रेट जो है ना, कर की दरों को, ब्याज दर जो है वो बढ़ावा दे रहा है। अब मानिए कि यदि ब्याज दर बढ़ेगा तो क्या होगा, मैं ये बताता हूँ। यदि ब्याज दर बढ़ता है तो पैसा लेने वाला जो कंपनी होता है, कंपनी जो लोन लेती है, कंपनी लोन नहीं लेगी तो उत्पादन नहीं करेगी, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं रहेगा। उत्पादन नहीं करेगी तो लेबर भी तो नहीं लगेगा ना, उनको ज़रूरत, लेबर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो क्या होगा? जब लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार होंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा। जब पैसा नहीं रहेगा तो लोग क्या करेंगे? सामान ही नहीं खरीदेंगे, तो हमारे अर्थव्यवस्था में मांग ही नहीं बना, ठीक है। तो ये महंगाई दर बढ़ाने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में से पैसे को खींचने की काम की जाती है, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है जो वैश्विक हालत है। अब यूक्रेन और रूस का तो मामला आपने देखा ही होगा।
ऐसे तो हमारा द्विपक्षीय कारोबार कोई ज़्यादा नहीं है, ना ही रूस से ज़्यादा है और ना ही यूक्रेन से है। लेकिन हम जब ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में है, जब हम ग्लोबलाइजेशन है मतलब कि हम एक वैश्विक तौर पे है, तो हमें एक दूसरे का इफेक्ट पड़ना ही पड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम ग्लोबल हैं। ऐसे देखो तो भारत का देखिए, भारत का जो यूक्रेन के रूस के साथ आयात है वो 0.9% है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, प्रतिशत। और आयात में हिस्सा जो है, और आयात कितना करते हैं 1.3%। वहीं आप देखेंगे हिस्सा कितना है 0.1% यूक्रेन के साथ, और 0.5% हम यूक्रेन के साथ आयात करते हैं। लेकिन क्या इससे हमारे निवेश पे, हमारे देश की इकोनॉमिक्स पे प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, इसलिए कि हम क्या है कि एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, ग्लोबल है, तो ग्लोबल में एक दूसरे के साथ भी इसमें बताया जाता है। ऐसे तो भारत, ये बताया जाता है भारत की जो स्थिति है ये मजबूत है, ऐसा नहीं है कि बहुत कमज़ोर है। 600 अरब डॉलर से ज़्यादा की हमारी विदेशी मुद्रा भंडार है। ओके, आर्थिक, उसके बाद बताया जाता है, आरबीआई ने बताया है कि आर्थिक रिकवरी जो है ना, उसके लिए जो महंगाई, ठीक है, सबसे ऊपर है। महंगाई क्या है, सबसे ऊपर माना जाता है। ओके, उसके बाद है कच्चे तेल। इसका महंगाई का कारण क्या है? कच्चा तेल का महंगा होना, खाद मतलब खाने योग्य जो तेल है, रिफाइंड देखोगे, सरसों का तेल देखोगे, ये महंगा हो रहे हैं, ठीक है। कुछ दूसरे जो जिससे की तरफ है उसको भी महंगा हो रही है। अब ये जब महंगा हो रही है तो इसका दो कारण होता है। पहला, सप्लाई चेन को बाधित होना, ये महंगाई बढ़ने का एक कारण होता है, सप्लाई चेन को बाधित हो जाती है, ठीक है। एक दूसरे जो सप्लाई चेन है, हमने आपको बताया था कि एक चेन यदि ब्लॉक हो जाएगा, एक चेन यदि टूट जाएगा तो पूरा का पूरा सप्लाई चेन खत्म हो जाता है, राइट। उसके बाद है दूसरा क्या है कि मौद्रिक नीति में बदलाव, ठीक है। मौद्रिक नीति में बदलाव क्या होता है कि हमने आपको पहले ही बताया कि मौद्रिक नीति क्या होता है, CRR, SLR, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा देशों में महंगा हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो जो सप्लाई चेन है, ठीक है, उसको मांग आपूर्ति को बढ़ाया जाए, आपूर्ति बढ़ने से भी कम होगा। यदि आपूर्ति बढ़ने से कम नहीं होता है तो आपको क्या करना चाहिए कि मौद्रिक नीति को बढ़ाने की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिससे कि लोगों के पास कम पैसा आ जाए। ओके, तो ये चीज़ें था यहाँ पे इस आर्टिकल में, ये आरबीआई के द्वारा कहा गया था। अब देखिए, एक आर्टिकल है जो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर है, उन्होंने कहा था कि आर्थिक क्षेत्रों में सुधार से बढ़ रहा है, निवेश बढ़ रहा है। अब देखिए हमारे यहाँ पे क्या है कि उत्पादन तो बढ़ रही है, ठीक है। अब देखिए किसी भी चीज़ों का या किसी भी कोई भी कंपनी का, यदि आपको कोई अच्छा काम करना है तो आप क्या करोगे, आपके पास पैसा होना चाहिए ना, पूंजी होना चाहिए, तब तो आप कोई कंपनी खोल पाएंगे। उसी तरह से किसान के पास भी, यदि उसके पास अभी ट्रैक्टर नहीं है, ठीक है, तो ट्रैक्टर खरीदने के लिए तो क्या चाहिए, पूंजी चाहिए। उसके पास उसको पानी सिंचाई करने के लिए कोई उपकरण नहीं है तो उसके लिए उनको चाहिए पैसा चाहिए। तो इसके लिए कृषि में निवेश को बढ़ावा देना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि निवेश ज़्यादा आता है तो टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ें ज़्यादा आएगी। जब नई नई चीज़ें ज़्यादा आएगी तो उत्पादन क्या है, उत्पादन बढ़ेगी। जब उत्पादन बढ़ेगा, और सरकार अभी निर्यात भी कर रही है चीज़ों को, आप देख रहे हैं हाल ही में गेहूं की निर्यात के लिए सरकार बोली है कि WTO यदि हमें अनुमति देता है कि तो हम वर्ल्ड में गेहूं को निर्यात करने के लिए तैयार है। तो यदि सरकार निर्यात करने के लिए भी तैयार होगी तो क्या होगा, किसान का आय बढ़ेगा, किसान का आय बढ़ेगा। देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना आपके लिए इंटरलिंक करना एक दूसरे के साथ। आप कंटिन्यू रहेंगे, ये सारी चीज़ें खुद समझ आएंगे। आप ये सोचते होंगे कि सर जो है ना ये कैसे कर लेते हैं, सर मुझे भी कुछ नहीं आता था, ठीक है, जब हम जर्नी का फर्स्ट फेज पे थे, लेकिन जब हमने कंटिन्यू रहा, चीज़ों को फॉलो किया, बेसिक चीज़ों को पढ़ा, तो मैं लिंक कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ों को आपको करना। उसके बाद सरकार के द्वारा कहा गया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए सरकार अभी भी राजी है। सरकार ये नहीं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को हटाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, मैं सिंपल बताता हूँ। मान लीजिए कि आप किसान हो, ठीक है, आपका गेहूँ होता है, तो सरकार आपको बोलेगी कि 1 kg गेहूँ का दाम ना मैं 18 रुपया दूंगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं, ये कम से कम है, न्यूनतम इतना है। आपको अधिकतम यदि 20 रुपया में कोई गेहूँ ले रहा है आप बेच दो। यदि 20 रुपया से 18 रुपया से कम में कहीं पे गेहूँ बिक रहा है, आपको उतना पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप गवर्नमेंट के मंडी में आओ और हम आपका गेहूँ 18 रुपया में लेंगे। इसको बोलता है न्यूनतम। मतलब कि सरकार किसान का एक आश्वासन देता है कि इतने पैसे मैं आपको ज़रूर दूंगा, ये नहीं कि आपका गेहूँ 8 रुपये बिकेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें था MSP। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में है, ये आर्टिकल जो है वो सही दिशा में अमेरिका और भारत के संबंध के बात की जाती है। ये हाल ही में जो 2+2 वार्ता समाप्त हुआ है
उससे संबंधित है। इसमें राइटर के द्वारा बताया जाता है कि भारत का हाल ही में ना विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों का बीच में 2+2 वार्ता हुआ था, ठीक है, जो कि एक अच्छा साइन है, क्योंकि यूक्रेन और रूस के इशू के कारण दोनों के बीच में कुछ खटासे आ गई थी, ठीक है, लेकिन ये आया तो ये अच्छा साइन हुआ। उसके बाद इस राइटर बताते हैं कि भारत का भी एक जो वर्चस्व बढ़ा है वो भी इस वार्ता में देखने के लिए मिला है, जिसके दौरान जयशंकर जी ने कुछ अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे उनको ऐना भी दिखाया था। उनके द्वारा कुछ आपत्ति जताई गई थी कि निर्यात को लेके हम जो रूस के साथ निर्यात करें, तो भारत ने बताया था कि भारत 1 महीना में जितना रसिया के साथ आयात करता है तेल, उतना जो यूरोपीय कंट्री है ना वो एक दोपहर में कर लेता है। तो आप मुझे कहने से पहले आप यूरोपीय कंट्री को बोलो। आप यूरोपीय कंट्री को कुछ नहीं बोल रहे, भारत पे दबाव बना रहे हो। मेरा तो उतना आयात भी नहीं है, मैं तो उतना तेल का आयात भी करता भी नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद राइटर बात करते हैं कि ये संकटों के बीच में आया था सामने। उसके बाद राइटर बोलते हैं कि 3+3 वो कहना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? कि देखिए 2 तो मंत्री मिले थे ही, उसके बाद मोदी जी और बाइडेन के बीच में, अमेरिका के जो राष्ट्रपति, उनके बीच में भी वर्चुअल मीटिंग हुआ था, ठीक है। वर्चुअल मीटिंग से क्या हुआ था कि कुछ जो मुद्दे थे, ठीक है, असहमतियाँ थी, वो आया था। लेकिन कुछ असहमति के साथ साथ भी जो दोनों, एक सबसे पुराना लोकतंत्र, एक सबसे बड़ा लोकतंत्र, दोनों एक जगह मिलता है, तो ये अच्छा साइन होता है हमारे लिए, ठीक है। और एक मिलके काम करने की दिशा में काम की जाती है। इस बैठक के तहत क्या निकल के आया? इस बैठक के तहत निकल के आया कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए साथ आया जाएगा। महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की बात की गई, जलवायु परिवर्तन का बात किया गया, सतत विकास का बात किया गया, जो हमने डिस्कस किया था सतत विकास क्या होता है, कल हमने डिटेल में डिस्कस किया। महत्वपूर्ण एवं अभिनव तकनीक के बारे में बात किया गया, ठीक है। उसके बाद आपूर्ति जो श्रृंखला है उसकी बात की गई। शिक्षा, भारत के जो वासी है, मतलब भारतीय जो निवासी यूएसए में रह रहे हैं, उससे जुड़े हुए सामरिक विषय पे चीज़ें की गई, वीज़ा के इशू पे बात की गई, ये सारी चीज़ें बात की गया। उसके बाद इनमें ना अंतरिक्ष के लेके भी सहयोग की बात की गई कि अंतरिक्ष में ना दोनों की सहमति से सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्रों में भी अपनी सेना को प्रचलन तक पहुंचने के लिए सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि भारत और यूएसए दोनों चाहता है कि चीन का जो, मतलब कि आप बता सकते हो कि छवि जो इतनी आगे बढ़ रही है, उनकी वर्चस्व जो बढ़ रहा है, उसको टैकल किया जाए, ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में। इसलिए आपने क्वाड का भी नाम सुना होगा। क्वाड में कौन कौन 4 देश है? क्वाड में 4 देश जो है जापान, इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यूएसए, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्री है। तो ये मिलके भी संगठन बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद राइटर कहते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में ना कुछ मतभेद काफ़ी समय से स्पष्ट है, ठीक है। आखिरकार दोनों देशों के बीच में रिश्ते ना रूस के पहलू पे, रूस तक ही सीमित नहीं रहा, ठीक है। हम जो है देखिए, एक तरफ रसिया से भी S-400 ले रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपने राजनीतिक जो संबंध है वो यूएसए के साथ भी बना रहे हैं। तो ये हमारा एक कूटनीतिक है, ठीक है। उसके बाद राइटर बात करते हैं कि देखिए भारत जो है ना, पहले जब शीत युद्ध चला था, कोल्ड वॉर, जब कोल्ड वॉर चला था, तो जब कोल्ड वॉर चल रहा था ना, तो वर्ल्ड 2 भागों में बट गया था। एक जो भाग था वो था यूएसएसआर के पार्ट पे, ठीक है, यूएसएसआर, जो अभी के टाइम में रसिया हो चुका है। 1991 में इसका ये मतलब कि डिस्ट्रॉय हो गया था, टूट गया, ठीक है, विघटन हो गया था। उसके बाद ये यूएसएसआर, इसका जो मैन कंट्री है वो यूएसए है। उसके बाद यूएसए हो जाता है, यहाँ पे रूस हो जाता था, यहाँ पे यूएसए, 2 गुट होता था, ठीक है। लेकिन भारत ने उस समय नाम अपनाया था, मतलब हम किसी के गुट में नहीं जाएंगे, बिना गुट वाला था। लेकिन राइटर के द्वारा बात किया जाता कि उस समय का जो गुट निरपेक्ष था ना, और अभी का जो गुट निरपेक्ष है, वो अंतर है। अभी भी क्या किया है हमने, ना तो रसिया के संबंध में गए हैं, ना रसिया के फेवर में वोट डाले हैं, ना ही रसिया के खिलाफ वोट डाले हैं, ठीक है। तो हम गुट निरपेक्ष की बात कर रहे हैं। लेकिन राइटर बोल रहे हैं उस समय का गुट निरपेक्ष अलग है, अभी का गुट निरपेक्ष अलग है। उस समय का जो गुट निरपेक्ष था ना, वो उस चीज़ों को देखा जाता है। लेकिन अभी जो गुट निरपेक्ष है, वो हम अपनी हितों को आपूर्ति करने के लिए काम करते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए, हमारा जो नेशन का इंटरेस्ट है ना, उसके लिए काम करते हैं। क्या करो भैया, रसिया आप क्या दोगे, तेल सस्ता दोगे, ठीक है, मैं आपसे ले लूँगा। चलो यूएसए आप कुछ देने वाले हो, ये करोगे, ठीक है, आप मेरे साथ सहयोग करोगे, ठीक है, रक्षा में, तो चलो मैं आपके साथ सहयोग कर लूँगा। तो ना तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं आपके साथ जाऊँ या आपके साथ जाऊँ, मेरा जो अपना इंटरेस्ट है ना, उसके लिए मैं इसके साथ भी जा सकता हूँ, इसके साथ भी जा सकता हूँ। सपोर्ट डैट
दो कोचिंग सेंटर है यूपीएससी में, एक कोचिंग सेंटर में इकोनॉमिक्स अच्छा पढ़ाया जाता है, एक में हिस्ट्री अच्छा पढ़ाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, हमें अपनी सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, एक में जाके हिस्ट्री पढ़ लेंगे, दूसरे में जाके हम इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे, हम अपने काम करेंगे, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे किया जाता है। रसिया तेल सस्ता देता था, मैं उससे खरीदता था, तो ये सारी चीज़ें था। तो यही राइटर के द्वारा बात किया जाता है कि अभी जो चीज़ें हैं वही चीज़ें निकल के सामने आ रही है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, उसमें इस पेज के अंतर भी नहीं है, राइट। इस पेज में उतना चीज़ें है नहीं, ठीक है। स्वीडन में जो चीज़ें चल रही है कट्टरपंथी मुस्लिमों का, तो एक काम कर सकते हैं, स्वीडन का मैंने मैप नहीं करवाया, तो आप मैप स्वीडन का देख सकते हैं, ठीक है। स्वीडन का मैप देख सकते हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और मैपिंग के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं मैप पोस्ट करता रहता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये है कि CPEC, ठीक है, आप इसको समझ लें, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर, CPEC, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर। यह जो है, यह एक्चुअली ना जो गया है ना, वो जो भारत के द्वारा पाकिस्तान प्रोवाइड जो कश्मीर है, POK से गया हुआ है, ठीक है। POK से गया हुआ है, इसीलिए भारत जो है ना यहाँ पे आपत्ति जता रहता है हर वक्त। अभी इसके मामले लेके आए, तो हमें अंदर में नहीं जाना क्या चीज़ें हो रही है, लेकिन ये समझिए कि ये क्या है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर है, राइट। भारत को क्या आपत्ति है आपने समझ के। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है, इस पेज के अंतर्गत भी नहीं है। तो आज के लिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था उसको हमने देख लिया, राइट। उसके बाद आपको यदि मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होना होगा तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, इसमें सारे फीचर आपको मिलेगा। ये भी टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया गया, टेलीग्राम चैनल, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू सो मच।